हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है परफेक्ट स्टडी एकेडमी में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में लेक्चर में चला चुका हूँ इससे पहले। बाकी जो बच गया था इम्पोर्टेंट नदियों में ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपी भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में। तो आइए बात करते हैं जो प्रायद्वीपी भारत और ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, किस प्रकार से होता है, जो कि मेन रूप से एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले परफेक्ट स्टडी एकेडमी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी, 3 नदियाँ ऐसी हैं जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हैं। ये 3 नदियाँ जो है तिब्बत के मानसरोवर के प्लेस के पास से निकलती हैं यहाँ पर। तो ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश यानी 3 देशों से होकर ये बहती है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया आपको कि यहाँ से ये इसका उद्गम हो रहा है और यहाँ से होते हुए ये तिब्बत में यानी चीन में बहते हुए ये यहाँ पर इसका जो कर्व है, यहाँ पर अ, दिहांग दिहांग दर्रा है स्थित है, जो जिसके बारे में वैसे मैं मुझे प्रायद्वीपी भारत की नदियों के बारे में भी बताना है, इस वजह से मैं यहाँ पर डीपली डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज ब्रह्मपुत्र नदी, इंडिविजुअल नदियों के बारे में स्पेशल लेक्चर लेके आऊँगा आगे। तो यहाँ पर दिहांग दर्रा जहाँ से ये टर्न ले रही है वो मिलता है। इसके बाद जब ये इंटर करती है हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर इसका नाम जो होता है वो चेंज हो जाता है। पहले इसका 2 नाम है, जैसे कि ये दिखा रहा है यरलुंग जंगपो, और मेनली हम क्या बोलते हैं, सांगपो। सांगपो यानी जब पूछा जाए तिब्बत नदी में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है तो सांगपो है। तो सांगपो नेम से जब ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो वहां पर इसका नाम क्या हो जाता है, वहां पर इसका नाम दिहांग हो जाता है। ये एंट्री हुई और इसका नेम क्या हो गया, दिहांग। दिहांग। और यहाँ इंडिया में प्रवेश करने के बाद अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये जब हमारे असम में इंटर करती है, असम प्रदेश में इंटर करती है, तो यहाँ पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यानी मेनली जिस नेम से हम इस नदी को जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ दिहांग नदी, और जब बाहर रहती है इंडिया से यानी तिब्बत चाइना में रहती है तो सांगपो नदी। 3 नाम चेंज हो गए। अब इसने एंट्री की बांग्लादेश में, यहाँ भी इसका नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पर इसका नाम हो जाता है जमुना। यही छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में, और बड़े लेवल के एग्जाम और छोटे लेवल के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिनको क्लियर अगर रहेगा तो वो इसका आंसर आसानी से कर देंगे। तो इम्पोर्टेंट तौर से क्या ध्यान रखना है आप लोग को कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ, जो कि जिससे सिंधु नदी और सतलज के बारे में लेक्चर चल चुका है, वो मौजूद है मेरे परफेक्ट स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। तो तिब्बत, ये तीनों नदियाँ जो हैं तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में, जैसा कि मैंने बताया, एरलुंग जंगपो, और स्पेशली हम लोग किस नाम जानते हैं, सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र, जैसा कि उससे पहले ये जब इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, जैसे यहाँ के बता रहा है, इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नेम से जानते हैं, दिहांग नेम से जानते हैं। ये देखिए दिहांग नेम से। तो सांगपो के बाद दिहांग, और इसके बाद जब ये हमारे आसाम में इंटर करती है तब जाके इसका नेम ब्रह्मपुत्र होता है। और जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम जमुना नदी हो जाता है। चलिए आगे बताते हैं। जब ये गंगा नदी से मिक्स होती है तो फिर इसका नाम क्या होता है। देखिए पूरा पूरा लेक्चर एक फिगर बना के, एक डायग्राम बना के समझाया गया है कि जो इसका बहने का प्लेस है वो इतने में से ही है।
यहाँ के बाद वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप जैसा कि मैं पहले भी जो कुछ नदियाँ कहाँ गिरती हैं, अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में, और कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, और कुछ तो सहायक नदियाँ होती हैं जो बड़ी नदियों से मिक्स हो जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे जमुना नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने बताया। बांग्लादेश में ये गंगा पद्मा के साथ मिल जाती है, लेकिन याद रखिएगा जब ये इधर से आ रही है और गंगा नदी इधर से आ रही है, यहाँ ये प्लेस हो गया मान लीजिए बांग्लादेश, यहाँ इसने एंट्री की और इसने यहाँ, ये दोनों यहाँ पर मिक्स हुई, तो ये इसके अंदर जो है गंगा नदी नेम से ही है। जब डीपली आप पढ़ेंगे तो इस अंदर गंगा, क्योंकि यहाँ भागीरथी रहता है, जब हुगली नदी यहाँ से अलग होती है गंगा से, मैंने बताया है, तो ये भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है, भागीरथी। और जब ये इंटर करती है बांग्लादेश में तो भी गंगा नेम ही रहता है इसका। और जब ये इससे मिलती है यानी मिक्स होती है जमुना से, जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र है हमारी, अ, जो कि बांग्लादेश में इसका नाम जमुना जाना जाता है ब्रह्मपुत्र का। तो जब ये दोनों मिक्स होती हैं और आगे बढ़ती हैं तो इसे पद्मा नाम से जाने जाता है। ये कन्फ्यूजन है, जैसे यहाँ पर गलत लिखा है, बांग्लादेश में ये गंगा पद्मा के साथ मिल जाती है। मैंने इसको करेक्शन भूल गया, मैं करेक्शन करने वाला था लेकिन नहीं हो पाया मुझसे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये दोनों मिक्स होती हैं तो पद्मा नाम से ही जानी जाती हैं। और जब इसमें आगे बढ़ने के बाद एक और नदी आके मिलती है, मेघना नदी, तो वो जो है यानी बराक नदी भी जानते हैं उसे, बराक नदी आगे आके मिक्स होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये बराक नदी यहाँ पर आके मिक्स हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ से इसका नाम क्या होता है, मेघना, और फिर जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और देखिए यहाँ पर ये गंगा नदी आ रही है, गंगा नदी जब तक इससे नहीं मिक्स होती है तब तक इसका नाम गंगा नदी है। जब ये जमुना, देखिए जमुना लिखा है ना, जमुना नाम से यहाँ मिक्स हो जाती है जमुना और पद्मा, तो इसके बाद क्या इन दोनों का नाम पड़ता है, फिर जाके इन दोनों का नाम पद्मा पड़ता है, यानी मिक्स होने के बाद पद्मा। और जब ये इससे बराक रिवर आके मिलती है तो यहाँ पर इसका नाम मेघना हो जाता है, यानी कई नाम बदलती है नदी। फिर इसके बाद इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जाना जाता है। और फिर आप लेक्चर्स के कुछ पॉइंट्स अगर मिस्टेक हैं तो मीन्स कि अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको जरूर नोट डाउन करना कि हाँ ये चीजें हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, नदी का निर्माण कहाँ पर होता है, यही इसी नदी के द्वारा होता है। यानी विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में ये जाकर मिल जाती है। डेल्टा और एस्चुरी के बारे में बता चुका हूँ। डेल्टा वो प्लेस जब नदी महासागर से मिल रही है, जैसे मान लीजिए ये नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी और ये महासागर से मिल रही है, यहाँ बंगाल खाड़ी है, महासागर है, तो यहाँ मिक्स हो रही है, तो यहाँ पर जो टूटे फूटे प्लेस बनते हैं, जो त्रिभुजाकार प्लेस बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, डेल्टा। और एस्चुरी वो प्लेस होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक नदी आई, इंडिया से नदी आ रही है और ये जो है यहाँ पर बंगाल खाड़ी में गिर रही है, तो यहाँ पर एक प्लेस बनता है ऐसे एक तरफ से खुला हुआ, ये खुला हुआ प्लेस है मान लीजिए, और यहाँ पर जब ये समुद्र का पानी है और ये वाटर जब मिक्स होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एस्चुरी बोलते हैं। यानी ज्वार नदमुख, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वार नदमुख। तो एस्चुरी और डेल्टा का डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तीस्ता नदी, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि कौन सी नदी, अब जैसे कि कोई व्यक्ति या नदी यहाँ से चल रही है मान लीजिए, तो उसका लेफ्ट राइट आपको मतलब क्वेश्चन पूछता है तो डाउट मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, इधर क्या है, इसका लेफ्ट है और इधर इसका राइट है। तो ये चल रही है यहाँ से, तो इसके पूछा है ना कि यहाँ बताया जा रहा है कि तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस और दिबांग किस तट से मिलते हैं,
दाएं तट से, यानी जैसा कि मैंने बताया दाएं तट से, यानी ये देखिए ये राइट साइड यहाँ, मतलब इस साइड से मिल रहे हैं, और जो इधर से मिलेंगे वो बाएं साइड से, यानी ये दिबांग यहाँ पर रॉन्ग है, दिबांग यहाँ है, ये है। तो ये लोहित, बराक और दिबांग, इन नदियों के बारे में बताऊंगा मैं। ये बाएं तट से ब्रह्मपुत्र में मिलती है, यानी देखिए ये इस साइड से आके मिल रही है, ये यहाँ से चली है और यहाँ मिल रही है। और ये जो सुअनसिरी है इधर से आके मिल रही है, कमेंग यहाँ से आके मिल रही है, मानस, तिस्ता, ये सब किस साइड से मिल रही है? राइट साइड, यानी दाहिने साइड से। लिखा है ना, इस पॉइंट को बहुत याद, मतलब अच्छे से याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से रिलेटेड हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो वो पॉइंट्स क्या है इसके बारे में आइए बताते हैं हम आपको। जैसे पहला पॉइंट है, तिस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है। तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिक्किम। सिक्किम हमारा ये भारत का प्रदेश है। ये पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। यानी सिक्किम से इसका उद्गम होता है और पश्चिम बंगाल में घूमते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाती है। यानी सहायक नदी तो रहती ही है और ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद पूरी तरह ब्रह्मपुत्र की हो जाती है। फिर नेक्स्ट है लोहित नदी। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए खून की नदी को किस नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है, तो लोहित नदी। ऐसे पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जिसे खून की नदी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा? लोहित नदी। मैंने बताया था, वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में बांटा था, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिसमें मैंने एक में गंगा सिंधु रिवर को रखा था, और अब ये सेकेंड चल रहा है ब्रह्मपुत्र और साउथ इंडियन रिवर, ये यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं ये दोनों मिक्स हैं। और तीसरा जो लेक्चर चलने वाला है ये क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है, क्वेश्चन एंड आंसर, यानी इस जो मैं बता चुका हूँ आप लोग को रिवर्स के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आप लोग ये जान सको कि आपने जो स्टडी किया वो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड, और वो क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं। कई पिछले एग्जामों में वो क्वेश्चन अच्छे लेवल के, नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक, यानी एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएससी, इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी और रेलवेज के एग्जाम, काफी एग्जामों में आए हुए हैं। तो लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। थर्ड पॉइंट है बराक नदी, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, यानी जो बराक नदी है देखिए यहाँ पर निकल रही है। बराक नदी जो है मणिपुर से मिजोरम असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। जब ये मेघना नदी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसका नाम चेंज हुआ है, मेघना नदी, यानी मिलने के बाद ही इसका नाम मेघना नदी हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा वर्ड कई बार आ गया है, इसलिए आपको डेल्टा एस्चुरी के डिफरेंट पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। तो ये कह रहा है कि सबसे बड़े नदी डेल्टा का निर्माण करती है सुंदरवन डेल्टा, जो कि ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है, विश्व का सबसे बड़ा। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी माजुली, यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड, माजुली उसका प्लेस का नाम है, स्थित है कहाँ पर? असम में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की इंपॉर्टेंट नदियां। मतलब प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में, जो अभी हमने पीछे बात की है वो सब हिमालयी नदी तंत्र है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि तिब्बत के मानसरोवर से सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो कि
सांगपो नेम से वहाँ से निकलती है। तो ये हिमालय की रेंज में ही है, यानी हिमालयी नदी तंत्र बोल सकते हैं इसे। हिमालय नदी तंत्र की तुलना में ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है बहुत अधिक पुराना है, यानी ये बहुत ही ओल्डेस्ट है। दक्षिण भारत की नदियां प्राय विच्छनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत की नदियां प्राय विच्छनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आती हैं। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही। ये तीनों नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। यानी ये देखिए यहाँ से निकलती हैं ताप्ती, नर्मदा और माही, जो कि अरब सागर में गिर रही है। यहाँ इधर ये हमारा इस साइड में क्या है? अरब सागर। और जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं उनके बारे में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। यानी 3 नदियां इधर गिरती हैं जो मुख्य रूप से हैं, और 4 नदियां बंगाल की खाड़ी में। तो आइए मैं बताता हूँ आपको आगे। अब हम बात करेंगे नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में मिल जाती है। खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, यानी अरब सागर में मिल जाती है। टोटल कितनी डिस्टेंस मेंटेन करती है? 1312 किलोमीटर। और ये इसका पश्चिम की ओर बहते हुए, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, ये बहते हुए इतना डिस्टेंस कवर करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से इसका उद्गम प्लेस है, तो अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी, दूसरा पॉइंट है, नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच क्या बनाती है? भ्रंश घाटी, यानी के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है, यानी जिसको रिफ्ट वैली बोलते हैं, से होते हुए बहती है। देखिए ये है विंध्याचल पर्वत और ये सतपुड़ा रेंज, तो इन दोनों के बीच से ये बह रही है। यह नदी, तीसरा पॉइंट है, ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, जीवन रेखा तक कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां ओरसंग, तवा और सेर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, अमरकंटक से 2 नदियां निकलती है, नर्मदा और सोन नदी। दोनों नदियां जो है भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होते हुए बहती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी की बात करेंगे तो ये टोटल 724 किलोमीटर बहती है, और ये मध्य प्रदेश के बैतूल, यानी ये जहां से निकल रही इस प्लेस को क्या बोला जाता है? बैतूल जिला। बैतूल से के निकट, यानी बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है, यानी इसका निकलने का क्रम क्या है? सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। ये तो माही है नहीं, इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हुआ ना, ये मध्य प्रदेश, ये तो विंध्याचल पर्वत से। अच्छा, ताप्ती नदी की अगर बात करें तो ताप्ती नदी सतपुड़ा रेंज से निकलती है। देखिए माही और ताप्ती में मुझे कंफ्यूजन हो गया था। तो ताप्ती जो है कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रभावित होती है, और ये फिर जाके अरब सागर में मिल जाती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो है सतपुड़ा, यानी जो सतपुड़ा पहाड़ी है, इस रेंज से निकलती है। दूसरी ये बैतूल जिले में है मध्य प्रदेश के, और ये किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो मध्य प्रदेश, 2 नंबर पे महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों से होते हुए कहाँ चली जाती है? यानी
होते हुए ये अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। फिर बात करेंगे हम माही नदी की। नर्मदा नदी की हम बात कर चुके हैं पहले ही। हम बात करेंगे माही नदी की। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से है। देखिए यहाँ जिसके बारे में ताप्ती के बारे में बताने लगा था, तो ये माही है। माही नदी जो है कहाँ पर, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है इसका, धार जिले के समीप। और ये भी 3 राज्यों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए ये नदी भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी माही नदी यहाँ से बहते हुए ये भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये आ रही है हमारी कर्क रेखा, और ये कर्क रेखा को एक तो यहाँ पर 2 बार काटती है। ऐसी नदी है, देखिए यहाँ पर है, मैंने नोटिस करा रखा है, ध्यान रखिएगा। माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इन चीज़ों को जो टाइप करके हम लाते हैं या जो पावर पॉइंट बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि ताकि कुछ चीज़ें अगर आदमी ध्यान न दे तो आप इसके देख के भी कुछ चीज़ें आप नोट कर सको, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ कोई छूटे ना। इसीलिए हम चीज़ों को ध्यान रखिए या इम्पोर्टेंट नोट्स करके ऐसे लिख देते हैं। तो ये माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आइए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम गोदावरी नदी की। अभी तक हमने बात की थी जो जिनका मतलब जो अरब सागर में गिर रही थी 3 नदियां हमारी, तो माही, नर्मदा और ताप्ती। अब हम बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए गोदावरी नदी की बात करेंगे तो 1465 किलोमीटर बहती है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए, यानी दक्षिण से, देखिए यहाँ से निकल रही है महाराष्ट्र में के नासिक जिले में, और यहाँ से दक्षिण से बहते हुए किधर जा रही है, दक्षिण पूर्व बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी ये हमारा पूर्व साइड में, और इधर दक्षिण साइड से आ रही है और पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब ध्यान रखने वाली क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेनगंगा, इंद्रावती, पंचहिता इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखिए मैंने डायग्राम के थ्रू बना रखा है, पेनगंगा, पंचहिता और इंद्रावती। जब हम स्पेशली बताया आप लोग को पहले भी कि जब स्पेशली नदियों का स्पेशल लेक्चर लेके आएंगे तो सहायक नदियों के बारे में और अच्छे तरीके से डीपली पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में कोई गुंजाइश न रहे मिस्टेक की। अब हम बात करेंगे दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी की। ये दक्षिण भारत की दूसरी, यानी कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे, यानी दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्गम भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। इसको भी डायग्राम बना रखा है, देखिए ये, और ये भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। और ये किन राज्यों से होकर बहती है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो निम्न हैं, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा। देखिए ये आ रही है तुंगभद्रा, कोयना और ये भीमा। इसके क्वेश्चन भी बन सकता है कि लेफ्ट से मतलब ये इसके बाएं से कौन मिल रहा है, कौन सहायक नदी इसके बाएं से मिलती है, कौन सी नदी इसके दाहिने साइड से मिलती है। तो भीमा जो है बाएं साइड से और दाहिने साइड से, यानी ये लेफ्ट से, और एक कोयना और तुंगभद्रा राइट से। इसी तरह अगर गोदावरी की बात करें तो इसके ये इस साइड से बह रही है, तो इसके लेफ्ट से ही पेनगंगा, पंचहिता और इंद्रावती आपको नाम याद रखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कृष्णा नदी जल विवाद। कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित जो विवाद है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से ही चला आ रहा है।
1957 से ही चल रहा है। आज भी कभी कभार न्यूज़पेपर में आ जाता है उससे रिलेटेड कि हाँ ये विवाद हो गया इनके बीच में नदी के पानी को लेके। नेक्स्ट हम देखेंगे महानदी। अगर हम महानदी की बात करेंगे तो ये 851 किलोमीटर की दूरी तय करती है और महानदी जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट सिहावा सिहावा पहाड़ी से होता है और ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए ये उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए महानदी की एक बात करेंगे तो ये हमारा महानदी का उद्गम प्लेस है। कहाँ से? सिहावा पहाड़ी रायपुर में छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। यहाँ से बहते हुए ये उड़ीसा में होते हुए यहाँ फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसमें ध्यान रखने वाले तेल नदी और जोंक महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। देखिए यहाँ ये तेल नदी जोंक के बारे में डायग्राम में नहीं बनाया है लेकिन जोंक जो है जोंक को याद रखिएगा। जोंक महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। कावेरी नदी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे महानदी के बाद जो कि 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है ये और कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी यहाँ ये निकल रही है कर्नाटक से और यहाँ से बहते हुए ये तमिलनाडु होते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिक्स हो जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट कावेरी नदी से क्या है? इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कावेरी नदी को? इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यानी कावेरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और हमारे उत्तर भारत में गंगा है ही। अन्य नदी तंत्र की अगर बात करेंगे कुछ अन्य नदी तंत्र भी हैं जैसे स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार यानी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल उड़ीसा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी देखिए यहाँ से निकली है झारखंड से और ये पश्चिम बंगाल होते हुए उड़ीसा होते हुए कहाँ चली जा रही है? बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर टाटानगर इसी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। अब हम बात करेंगे लूनी नदी। इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता है। ये हमारा लूनी है। इसका कहाँ से उद्गम हो रहा है? ये इसका उद्गम अजमेर के निकट यानी राजस्थान में अजमेर के निकट अरावली पहाड़ी के निकट नाग पहाड़ से होता है और राजस्थान से होते गुजरात के कच्छ के रण में नदी विलुप्त हो जाती है। यानी ये इसका यहाँ से इसका उद्गम हुआ और ये बहते बहते यहाँ पर गुजरात के कच्छ के रण में नदी विलुप्त हो जाती है। ये हमारा अरावली पहाड़ है। के निकट यानी अरावली पहाड़ी के निकट इसका नाम क्या है? जो मेन है नाग पहाड़। फिर ये जो जहाँ विलुप्त हो रही है गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात इस नदी को इससे इम्पोर्टेंट क्या है? इस नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो लूनी नदी है वो किस नाम से अन्य नाम जानी जाती है? साल्ट साल्ट नदी यानी साल्ट रिवर। आइए नेक्स्ट देखते हैं काली नदी।
काली नदी की बात करेंगे तो इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होते हुए ये नदी कहाँ मिल जाती है? घाघरा नदी में। घाघरा नदी जो कि जिसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। घाघरा नदी जो है ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में होते हुए ये नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। यानी ये जो यहाँ से आती है काली नदी की, घाघरा भी यहीं पे है, जो घाघरा जो कि गंगा नदी से जाके मिल जाती है बाद में। तो ये नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से होते हुए ये नदी घाघरा नदी में मिक्स हो जाती है। घाघरा नदी के बारे में मैंने जो लेक्चर चलाया था गंगा नदी से रिलेटेड, उसमें बता चुका हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखिए, काली नदी पूर्व की ओर नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कहाँ पर? जो पूर्व में, जैसे कि ये प्लेस देखिए काली गंगा, ये देखिए ये प्लेस जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है यहाँ पर काली नदी, यानी शारदा नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भारत और नेपाल के बीच क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। किसके बीच? भारत यानी हमारे देश और नेपाल के बीच। नेक्स्ट नदी है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है और ये नदी जो है कर्नाटक में नंद दुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी कहाँ से निकलती है? नंद दुर्ग पहाड़ी से निकलकर कर्नाटक से 970 किलोमीटर टोटल दूरी तय करती है, 970 किमी, और फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये था इम्पोर्टेंट तौर से। और मैं जो एक बताना चाहता था आप लोग को, गंगा नदी और इसका जो पॉइंट था कि हाँ इसमें क्यों डाउट रहता है, और कई जगह पे आपको उल्टा पुल्टा मिलेगा, कई जगह पे डाउटफुल मिलेगा कि मेघना पद्मा नाम है या तो ये नाम है। तो मैं उसका डाउट आप लोग को अभी क्लियर करता हूँ। ये देखिए, ये हमारी गंगा नदी आ रही है। कौन सी नदी? गंगा नदी। ये मान लीजिए ये छोटा सा हमारा बांग्लादेश है। ये क्या है? बांग्लादेश। और ये हमारा इंडिया। तो गंगा नदी इधर से आई और इसने प्रवेश किया कहाँ? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले इसका नाम चेंज हो गया रहता है, भागीरथी नेम से रहता है। जहाँ से हुगली नदी निकलती है वहाँ से इसका नाम क्या हो गया रहता है? भागीरथी। तो उसे उसी नाम से जानते हैं। और इधर से आ रही है असम से होते हुए बंगाल में प्रवेश कर रही है। कौन सी नदी? ये हमारी असम में जो है ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ, ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ पर किस नेम से हो जाती है? बंगाल में जमुना। इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। इसका नाम भागीरथी। और ये दोनों यहाँ मिक्स होती हैं। जब ये आगे बढ़ती हैं तो क्या नाम हो जाता है इनका? यहाँ पर इनका नाम हो जाता है पद्मा। ये क्लियर रहना चाहिए आपको। फिर इसके बाद ये आगे बढ़ते मेघना नाम से हो जाती है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। और अब मैं इससे दोनों प्रायद्वीपीय नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और गंगा नदी के बारे में मैंने लेक्चर चला दिया। अब मैं इससे रिलेटेड तीसरा वीडियो जो लाऊंगा वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ताकि आप लोग को ये लेक्चर देखने के बाद सारे डाउट नदियों से रिलेटेड क्लियर हो जाए। और फिर इसके बाद मैं डीपली तरीके से और कोशिश करूँगा कि हर नदी का बड़ा लेक्चर होता है, क्योंकि उनकी जब एकदम डीपली सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो वो लेक्चर फिर कई स्लाइड का हो जाता है, तो फिर उसको अलग अलग से पढ़ने से ही सही रहता है।
हर स्टोरी मतलब हर चैप्टर को अगर आप स्टोरी वाइज पढ़ेंगे मैप बना के तो आपके लिए आसानी होगी। इवन मैं तो कहता हूँ कि आप अगर बात करते हैं मुगल मुगल व्यवस्था की या जो स्टार्टिंग होता है हमारा जैसे कि जैसे पहले अशोक का शासनकाल, ईच एंड एवरीथिंग आप मैपिंग के थ्रू पढ़ सकते हैं। इससे क्लियर होता है कि हाँ और ज़्यादा कि यहाँ पर ये थे, यहाँ पर वो है, प्लेसों के नाम और क्लियर, पहाड़ियों के नाम क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो जिससे आपको आसानी हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।